नमस्कार साथियों, मैं एल.डी. शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुंडेरी। जैसा कि इस समय कोरोना महामारी के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं उनके लिए पढ़ाई से संबंधित कुछ मटेरियल लेके आया हूँ। क्लास 12th के छात्रों के लिए फर्स्ट यूनिट है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले संबंध का संकेत, परिभाषा, संबंध का प्रांत मीन्स डोमेन, परिसर मीन्स रेंज, सहप्रांत मीन्स कोडोमेन और प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध मुख्यतः 7 प्रकार का है, जिसमें पहला है रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इन तीनों से तुल्यता संबंध बनता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले संबंध का संकेत देखेंगे तो संबंध मीन्स रिलेशन, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध का मतलब होता है जैसे पिता का पुत्र से संबंध, भाई का बहन से संबंध। ऐसे गणित में भी संबंध हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखते हैं एक्स आर वाई या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। 2 तरीके हैं लिखने के, या तो एक्स आर वाई लिखो या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखो। तो ये तो हो गया संबंध का संकेत। अब संबंध की परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की। तो संबंध की परिभाषा समझने से पहले आपको 11th क्लास की कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ऐसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन क्या होता है, एक बार रिपीट करते हैं। आपको एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3, एक समुच्चय बी दिया है 4, 5। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणन है। इसमें ए के पहले अवयव का दोनों से पेयर बनेगा, बी के दोनों अवयवों से। तो 1 4 1 5, 2 का 2 4 2 5 और 3 का 3 4 और 3 5। ये ए क्रॉस बी हो गया, कार्तीय गुणन हो गया, 11th क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद आपको एक और समझना पड़ेगा, 11th की फर्स्ट यूनिट में है समुच्चय, उप समुच्चय, सबसेट। उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट क्या होता है देखते हैं। एक सेट ए है 1 2 3 और एक दूसरा सेट बी है 1 2 3 4। ध्यान दो, समुच्चय ए को समुच्चय बी में से बनाया गया है, तो यहाँ पर ये सबसेट है, उप समुच्चय है बी का। तो कार्तीय गुणन और उप समुच्चय दोनों 11th क्लास में आपने पढ़े हैं। अब संबंध की परिभाषा की बात करते हैं। संबंध की परिभाषा क्या होगी? संबंध की परिभाषा के लिए 2 सेट ले लेते हैं। एक सेट ए लेते हैं 1 2 3, एक सेट बी ले लेते हैं 4 और 5। ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, कार्तीय गुणन 1 4 1 5
2 4 2 5 3 4 और 3 5। अभी बताया था कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक संबंध लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं और x, y सच दैट x छोटा है y से, x लेस देन y, ईच x बिलोंग्स टू a, x a में से आएगा और ईच y बिलोंग्स टू b, y सेट b में से आएंगे। देखते हैं r इक्वल, आपको x और y ऐसे लिखने हैं कि x y से छोटा हो। ऐसे x 1 लिया तो 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, क्योंकि 1 4 से छोटा है, 1 5 से छोटा है। इसके बाद 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 4 से लेस देन है और 2 5 से भी लेस देन है। इसके बाद 3 4 आएगा और 3 5 आएगा। अब आप देखिए, ध्यान दो कि जो a क्रॉस b कार्तीय गुणन है वो R a क्रॉस b का सबसेट है। यहाँ R उप समुच्चय है a क्रॉस b का। इसी से परिभाषा बनेगी, जो संबंध R है वो a क्रॉस b का उप समुच्चय है, क्योंकि R के सभी क्रमित युग्म, इस संबंध R के अंदर जो छोटे ब्रैकेट में लिखे गए हैं उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो संबंध R के सभी क्रमित युग्म a क्रॉस b में से लिए गए हैं। देखो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो यहाँ पर R a क्रॉस b का उप समुच्चय है, अतः R एक संबंध है। तो यहाँ से संबंध की परिभाषा बनेगी कि R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध कहलाएगा। R सच दैट A to B, R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध कहलाएगा यदि R उप समुच्चय A क्रॉस B, R A क्रॉस B का यदि उप समुच्चय है तो R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध कहलाता है। ये हो गई संबंध की परिभाषा। अब संबंध की 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो इसी उदाहरण से देखते हैं। संबंध R का जो फर्स्ट एलिमेंट है, संबंध R के अंदर जो क्रमित युग्म लिखे हैं, इन क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव है वो संबंध R का प्रांत कहलाता है। तो R का प्रांत, डोमेन ऑफ R, 1 डबल नहीं लेंगे, 2 समुच्चय के अंदर कोई अंक डबल नहीं आता, 2 डबल आ गया नहीं लेंगे, 3 1 2 3। ये संबंध R का प्रांत हो गया। तो संबंध R की परिभाषा होगी कि यदि R समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है तब संबंध R के जो क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध R का प्रांत कहलाता है। अब बात करते हैं R का परिसर। संबंध R का परिसर संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय होता है। द्वितीय अवयव में 4 5, इसके बाद 4 डबल नहीं लेंगे, 5 डबल नहीं लेंगे, 4 को डबल नहीं लेंगे और 5 को भी डबल नहीं लेंगे। तो 4 और 5 जो द्वितीय अवयव है उनका समुच्चय परिसर हो गया, रेंज हो गया। अब आएगा R का सहप्रांत, कोडोमेन। R यदि समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध है तब समुच्चय B को संबंध R का सहप्रांत कहा जाता है। समुच्चय B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी अवयवों का समुच्चय संबंध R का सहप्रांत कहलाएगा। तो समुच्चय B में है 4 5,
तो समुच्चय बी, यदि आर ए से बी में है तो समुच्चय बी संबंध आर का क्षय प्रांत कहलाता है। यहाँ से इनकी घटती परिभाषा भी बनती है। इसकी घटती परिभाषा होगी प्रांत डोमेन इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर से संबंधित हैं तब समुच्चय ए का जो अवयव है एक्स, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो संबंध आर का प्रांत कहलाता है। परिसर की परिभाषा बनेगी रेंज बाय सच दैट बाय बिलोंग्स टू बी कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। संबंध आर का जो द्वितीय अवयव है, उन द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। और सेट बी, पूरा सेट बी संबंध आर का क्षय प्रांत कहलाता है। इस तरह से संबंध की परिभाषा, प्रांत, परिसर और क्षय प्रांत समझे। प्रतिलोम संबंध क्या क्या होता है? प्रतिलोम संबंध देखते हैं तो आर यदि ए से बी में एक संबंध है तब आर इनवर्स जो कि बी से ए में एक संबंध है, इसे प्रतिलोम संबंध कहते हैं। आर यदि ए से बी में एक संबंध है तब आर इनवर्स को समुच्चय बी से उल्टा, समुच्चय बी से समुच्चय ए में एक प्रतिलोम संबंध कहा जाता है। आर संबंध का उदाहरण है, यदि आपको आर इनवर्स निकालना है तो आर इनवर्स उल्टा हो जाएगा 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 और 5 3 आर इनवर्स हो गया। इस प्रकार आप देखोगे कि आर का जो प्रांत था वो आर इनवर्स का परिसर बन गया, द्वितीय अवयव पहले आ गए। और संबंध आर का जो परिसर था वो आर इनवर्स का प्रांत बन गया। आप देखोगे प्रथम अवयव द्वितीय स्थान पर चले गए। कहने का मतलब यह है कि संबंध आर का जो प्रांत है वो आर इनवर्स का परिसर होगा और संबंध आर का जो परिसर है वो आर इनवर्स का प्रांत होगा। इस प्रकार प्रतिलोम संबंध सीखे। अब हम संबंध के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, संबंध के प्रकार समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध क्या होता है, इसे समझने के लिए पहले एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेट ले लिया मैंने ए 1 2 3। अब इसको दोबारा लिख लेता हूँ 1 2 3। दोबारा लिखने से ए के बाद से ए ज्ञात करना है तो ए के बाद से निकालना आसान हो जाएगा। 1 का पेयर तीनों से बनेगा 1 1 1 2 1 3। 2 का पेयर तीनों से बनेगा 2 1 2 2 2 3। 3 का पेयर तीनों से बनेगा 3 1 3 2 3 3। एक बार से आ गया। मैंने एक संबंध आर ले लिया ए कॉमा बी, चाहे एक्स वाई ले लो चाहे ए बी ले लो, सच दैट ए प्लस बी इक्वल 7। आर एक ऐसा संबंध ले लिया कि ए और बी दोनों ही सेट ए में से आएंगे और ए और बी का योग 7 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, इसके जितने भी क्रमित योग में किन्हीं भी दो का योग 7 नहीं होगा। ये 1 1 2 आएगा, ये 1 2 3 आएगा, 3 1 4 आएगा, 2 1 3 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, 3 1 4 आएगा, 3 2 5 आएगा और 3 3 6 आएगा। 7 किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब आर
खाली आएगा, मीन्स फाई आएगा। तो और फाई मीन्स खाली। इस प्रकार रिक्त संबंध की परिभाषा जो हुई कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध और एक रिक्त संबंध कहलाएगा। सेट ए पर डिफाइन कोई रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा यदि आर इक्वल फाई। आर इक्वल फाई आ जाए तो आर को समुच्चय ए पर एक रिक्त संबंध कहते हैं। तो रिक्त संबंध की परिभाषा हुई कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध और रिक्त संबंध कहलाएगा यदि आर इक्वल फाई। अब दूसरा संबंध देखते हैं, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। देखो ए सेट 1 2 3 है, ए क्रॉस ए वही है जो पहले लिया था। संबंध का उदाहरण बदल देते हैं और ऐसा उदाहरण लेते हैं कि वो सार्वत्रिक संबंध बन जाए। तो मैंने एक रिलेशन और ले लिया, एक संबंध और ले लिया, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल 0। एक संबंध ले लिया। इसका मतलब ये है कि सेट ए, समुच्चय ए के किन्हीं भी दो अवयवों के अंतर का मापांक या तो 0 आए या 0 से बड़ा है। तो आप देखो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें 1 1 आएगा। 1 1 क्यों आएगा? क्योंकि 1 और 1 का अंतर 0 के इक्वल है। इसमें 1 2 आएगा। 1 2 क्यों आएगा? क्योंकि 1 और 2 का अंतर -1 होगा, उसका मॉड 1 आएगा और 1 0 से बड़ा है। 1 3 आएगा। 1 3 क्यों आएगा? 1 और 3 का अंतर -2 होगा, उसका मॉड 2 होगा, 2 0 से बड़ा है। इसके बाद 2 1 आएगा, क्योंकि 2 1 का अंतर 1 होगा और 1 का मॉड 1 0 से बड़ा है। 2 2 होगा, 2 और 2 का अंतर 0 है, सो 0 के इक्वल हो गया। 2 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 का अंतर -1 होगा और -1 का मॉड 1 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। 3 1 आएगा, क्योंकि 3 1 का अंतर 2 और 2 का मॉड 2 0 से बड़ा है। 3 2 आएगा, क्योंकि 3 2 का अंतर 1 आएगा, 1 का मॉड 1 0 से बड़ा है। और 3 3 आएगा, क्योंकि 3 3 का अंतर 0 और 0 का मॉड 0 0 के इक्वल है। इस प्रकार अब एक संबंध आ गया। अब यहाँ आप देखोगे कि आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ से इसकी जो ए क्रॉस ए है वही आर हो गया। तो यहाँ से सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा बनेगी। ध्यान से देखो कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध और एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा यदि आर इक्वल ए क्रॉस ए। सेट ए पर डिफाइन कोई रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए। तो इस प्रकार रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा समझे। अब इसके बाद स्वतुल्य संबंध पर आते हैं। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही महत्वपूर्ण संबंध हैं, क्योंकि इन्हीं पर आधारित एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे। तो अब नंबर 3 देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया, एक सेट ले लिया ये 1 2 3। एक संबंध आप ले लिया 1 1 2 2 3 3। अब आप देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, समुच्चय ए में जितने एलिमेंट हैं सबका डबल आर में है। तो यदि समुच्चय ए के सभी अवयवों का डबल आर में हो
तो इस संबंध को स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। यह भी एक स्वतुल्य संबंध का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयवों का डबल संबंध R में है। 1 1 है, 2 का डबल 2 2 है, 3 3 है, लेकिन डबल के अलावा 1 2 और 2 3 भी है। तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, सबका डबल R में होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई और भी क्रमित युग्म में है तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का डबल R में देखना है। तो ये भी एक स्वतुल्य संबंध है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 2 2 और 1 2। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर 3 का डबल नहीं है, 3 3 नहीं है, अतः ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध का उदाहरण नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होगी? ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई सेट ए है, समुच्चय ए है, उसका एलिमेंट ए है। ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब यह है कि समुच्चय ए का एक एलिमेंट ए है और उसका डबल यदि आर में है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए यदि ए बिलोंग्स टू आर तो आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वतुल्य संबंध क्या होगा? समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका डबल यदि आर में है तो वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। आर में मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 और मैंने ले लिया 1 4। ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसके सभी अवयवों का डबल तो इसमें है तो स्वतुल्य होना चाहिए, लेकिन इसमें डबल के अलावा जो क्रमित युग्म आया है उसका जो 4 एलिमेंट है वो समुच्चय ए में ही नहीं है। माने जो भी एक्स्ट्रा क्रमित युग्म है उनके जो एलिमेंट हैं वो सेट ए में से ही होना चाहिए, यहाँ पर 4 ए में से नहीं है। तो यह भी एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब कुछ ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ऐसे समरूप का संबंध, समरूप सिमिलरिटी, समरूपता सिमिलरिटी, समरूपता का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। कैसे होता है? ऐसे एक त्रिभुज है तो वो त्रिभुज खुद के समरूप होगा। निश्चित रूप से कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप जरूर होता है, इसलिए समरूपता का संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है। इसके बाद अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा, एक और संबंध है उस पर विचार करते हैं। इसके बाद सम्मित संबंध की चर्चा करेंगे। एक संबंध और है इकाई संबंध। एक संबंध है, एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं इसको। इकाई संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इकाई संबंध, इकाई संबंध क्या होता है? ऐसे मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3 और एक संबंध आर ले लिया 1 1 2 2 और 3 3। इकाई संबंध को आइडेंटिटी आई से प्रदर्शित करते हैं। सेट ए पर परिभाषित है तो आई ए कहेंगे, आर न कह के आई ए कहेंगे। ये एक इकाई संबंध है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आई इकाई संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव केवल खुद से संबंधित हों। खुद से संबंधित होने का मतलब ये है कि समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका डबल
आई ए में हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई क्रमित युग्म इसमें नहीं है, तो ये एक इकाई संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध और इकाई संबंध में अंतर इतना सा है, मैंने ऐसे लिखा इसमें 1 1 2 2 3 3 और मैंने 1 2 और लिख दिया। तो आप ध्यान दो, 1 2 से संबंधित है, 1 से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा पहले हो गई, समुच्चय ए के सभी अवयव केवल खुद से संबंधित होना चाहिए। 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, लेकिन 1 खुद से न होकर 2 से भी संबंधित हो गया तो ये एक इकाई संबंध नहीं है, बल्कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो इकाई और स्वतुल्य संबंध में एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि समुच्चय ए के सभी अवयव खुद से संबंधित हैं तो वो इकाई संबंध कहलाता है। इसके बाद सम्मित संबंध पर चलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अगला है नंबर 4, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध क्या होता है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ले लिया 1 2 3, एक संबंध आप ले लिया 1 2 2 1 2 3 3 2। आप देखो, संबंध R के अंदर जितने भी क्रमित युग्म हैं उनका उल्टा भी संबंध R में विद्यमान है। ऐसे 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है। तो संबंध R के यदि क्रमित युग्मों के उल्टे भी संबंध R में विद्यमान हैं, एग्जिस्ट हैं, तो संबंध R समुच्चय A के लिए सम्मित संबंध कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं, सभी ऑल A, B बिलोंग्स टू A के लिए A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट, इसका उल्टा B, A बिलोंग्स टू R। ध्यान दो, A भी R में है तो इसका उल्टा भी यदि R में हो तो वो संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 1 2 2 3 3। ये जो संबंध है समुच्चय A के लिए इकाई संबंध भी है, स्वतुल्य संबंध भी है। इकाई संबंध का भी उदाहरण है, स्वतुल्य संबंध का भी उदाहरण है और सम्मित संबंध का भी उदाहरण है। क्यों है आप देखो, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा खुद 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है। तो ये दोनों सम्मित संबंध के उदाहरण हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लिख दिया 1 2 और 2 3। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध का उदाहरण नहीं है, वो सम्मित संबंध का उदाहरण नहीं है। अब एक ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल लेते हैं, समरूपता, जो पहले लिया था, समरूपता का संबंध, सिमिलैरिटी का संबंध। ये कैसे स्वतुल्य संबंध है, ऐसे एक त्रिभुज ले लिया T1 और वो T2 के सिमिलर है। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज निश्चित रूप से पहले त्रिभुज के समरूप होगा, T2 सिमिलर T1। अतः समरूपता का संबंध भी सम्मित संबंध है। तो इस प्रकार समरूपता का संबंध स्वतुल्य संबंध भी है और सम्मित संबंध भी है। तो सम्मित संबंध की परिभाषा हो गई, सभी AB बिलोंग्स टू A के लिए यदि AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट AB का उल्टा BA बिलोंग्स टू R, तब R समुच्चय A के लिए एक सम्मित संबंध कहलाता है। इसके बाद संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। संक्रामक संबंध, एक सेट ले लिया 1 2 3। अब संबंध का एक एग्जाम्पल लिया 1 2 2 3
1 2 2 3 और 1 3। अब आप देखो यहाँ पर 1 2, ऐसे इसको मैं ए भी ले लूँ, इसको बी सी ले लूँ, तो ये ए सी होगा। 1 3 क्या होगा? ए सी होगा। तो यदि किसी संबंध में ए बी है और बी सी है, ए बी और बी सी दोनों हैं, तो चेक करेंगे कि ए सी है क्या, तो ए सी भी है। देखो 1 और 3, तो ए बी बी सी दोनों होने पर यदि ए सी भी उसमें है तो वो एक संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। ए बी बी सी ए सी हैगा। अब आप देखो 2 3, 3 से कोई और स्टार्ट नहीं है, 1 3, 3 से कोई और स्टार्ट नहीं है, तो ये जो संबंध है वो एक संक्रामक संबंध है। तो परिभाषा क्या होगी? सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है कि किसी संबंध में यदि ए बी बी सी दोनों हैं तो ए सी होगा, तभी वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। थोड़ा सा हटके सोचें तो यदि किसी संबंध में अकेला ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब यदि किसी संबंध में अकेला ए बी है तो उसे भी संक्रामक संबंध कहते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया 1 2, 1 2 ले लिया। अब आप ध्यान दो, अकेला ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक नहीं करेंगे। तो ये भी एक संक्रामक संबंध का उदाहरण है। अकेला ए बी है, बी सी है ही नहीं इसमें, तो ए सी चेक नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 1 2 2 3 3। ध्यान से देखो आप, ये इकाई संबंध का भी एक उदाहरण है, स्वतुल्य संबंध का भी एक उदाहरण है, सम्मित संबंध का भी एक उदाहरण है, और ये संक्रामक संबंध का भी एक उदाहरण है। क्यों है? अकेला ए बी है 1 1, बी सी है ही नहीं, इसमें अकेला ए बी है, बी सी है ही नहीं, इसमें अकेला ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी चेक ही नहीं करेंगे। तो यदि अकेला ए बी है तो वो भी संक्रामक संबंध होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। 1 2 है और 2 3 है। अब आप देखो ए बी है, ए बी, अब बी मीन्स 2, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, 1 3 नहीं है, तो ये एक संक्रामक संबंध का उदाहरण नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी दोनों होने पर ए सी होना आवश्यक है। यदि बी सी नहीं होता तो ए सी चेक नहीं करते। एक ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल देखें, ज्यामितीय उदाहरण देखें। ऐसे समरूपता की बात करें, समरूपता का संबंध, सिमिलरिटी का रिलेशन। ऐसे एक त्रिभुज T1 है, T2 के समरूप है, और दूसरा त्रिभुज T2 T3 के सिमिलर है, तो निश्चित रूप से पहला तीसरे के समरूप होगा, T1 T3 के समरूप होगा। तो ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो ये संबंध संक्रामक संबंध है। इस प्रकार समरूपता का संबंध स्वतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है तो उसे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अतः समरूपता का संबंध एक तुल्यता संबंध भी है। डिटेल में तुल्यता संबंध की परिभाषा में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है देखते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा
बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी और उसका बी उल्टा बी है, दोनों आर में हैं, तो ए इक्वल बी होना चाहिए, तब संबंध आर समुच्चय ए पर एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। मतलब ए बी आर में है और बी ए भी यदि आर में है तो वो संबंध प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। देखते हैं एक एग्जाम्पल से। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के लिए विभाज्यता का संबंध, विभाज्यता डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का संबंध प्रतिसम्मित संबंध का उदाहरण है। कैसे देखते हैं। यदि ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, यह तभी संभव है प्राकृत संख्याओं के लिए जब ए इक्वल बी हो जाए। ए इक्वल बी होगा, उस स्थिति में ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड, ऐसे ए का 2 है और बी का भी 2 हो जाए तो देखो 2/2 1 आएगा, और पलट दें तो 2/2 फिर भी 1 आएगा। तो ये ए है और ये बी है, तो 1 = 1 मीन्स ए इक्वल बी। इस प्रकार प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के लिए विभाज्यता का संबंध प्रतिसम्मित संबंध का उदाहरण है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्यता संबंध क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि नंबर 1 R स्वतुल्य संबंध हो। R स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध का रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यह है कि ए बिलोंग्स टू R ईच ए बिलोंग्स टू ए के लिए। पहले अलग से भी बताई थी परिभाषा। नंबर 2 R सममित संबंध है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू R, सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए। ए बी है और उसका उल्टा भी बी ए आर में है तो सममित संबंध कहलाता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं। और संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, सभी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए। इस प्रकार यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे सेट ए पर ए के लिए। तो आज के वीडियो में संबंध की परिभाषा, प्रांत, परसर, सहप्रांत, प्रतिलोम संबंध, संबंध के प्रकार उदाहरण सहित सीखे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप घर पे रहिए, कोरोना जैसी महामारी से बचिए और घर पे रह के अध्ययन कीजिए, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज के प्रश्न भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।